नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो आज 2 मार्च है और आज हम एमसीक्यू सीरीज़ का सेट 3 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, तो वहाँ पर जाइए। तो आपको जो है हर एक लेक्चर का आपको पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हो जाया करेगा, तो वहाँ से आप अवेल कर सकते हो। और साथ ही साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है सेट 1 और सेट 2 डिस्कस करने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद आपको लेक्चर कैसा लगा, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, तो मुझे भी पता चलेगा कि जो फीडबैक आया आपसे तो किस तरीके का आपका एक्सपीरियंस रहा, तो मुझसे भी आप ज़रूर शेयर करें। तो चलिए अभी सेट 3 की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, आकाश इज एन इंडिजिनियसली डेवलप्ड एंड मैन्युफैक्चर्ड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम, ओके, होज रेंज इज 25 किलोमीटर, इट फंक्शंस फ्रॉम। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए है सरफेस टू एयर, ऑप्शन बी है सरफेस टू सरफेस, ऑप्शन सी है एयर टू सरफेस एंड ऑप्शन डी है एयर टू एयर। तो आपको क्या लगता है जो आकाश का जो यहाँ पर मिसाइल सिस्टम है ये किस तरीके से परफॉर्म करता है, तो कौन सा आंसर सही है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए सरफेस टू एयर। याद रखिएगा, इस तरीके से क्वेश्चन को घुमाया जा सकता है। इस तरीके से अगर आप क्वेश्चन की आप एक बार तैयारी कर लोगे ना, तो आप यूपीएससी में अगर बैठोगे तो वहाँ पर भी आपको हिंट हो जाएगा और आपकी जो स्टेटमेंट होगी ना उसको आप अच्छे से करेक्ट कर पाओगे, आप वहाँ पर गलती नहीं करोगे। ओके, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। और इसके अलावा इसी क्वेश्चन में से और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि जो इसकी जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड ये कवर करेगी ये मिसाइल, वो कितनी कर सकती है। तो ये भी याद रखिएगा, जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड ये कवर कर सकती है, ऊंचाई कवर कर सकती है, वो 18 किलोमीटर की है। इसकी वो रेंज 18 किलोमीटर की है। ओके, और अगर हम नीचे लोअर लेवल तक देखें कि सबसे यहाँ पर नीचे लेवल तक कितना लो तक ये काम कर सकती है, वो है 30 मीटर्स। ओके, वो कितना है 30 मीटर्स। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, रिसेंटली एस्टोनिया, ए कंट्री इन यूरोप, वॉज इन न्यूज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इट शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्री। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए फिनलैंड, ऑप्शन बी लातविया, ऑप्शन सी लिथुआनिया एंड ऑप्शन डी बेलारूस। तो कौन सा आंसर सही है, क्या लगता है आपको? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी लातविया। तो इस मैप को ज़रा निहारिए, देखिए। तो ये है एस्टोनिया। तो एस्टोनिया के यहाँ पर जो साउदर्न एंड में ये है लातविया। ओके, इसके अलावा जो और कंट्री जिसके साथ इसका बॉर्डर टच होता है, लैंड बॉर्डर, वो है रशिया। ओके, इसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है जिसके साथ इसका लैंड बॉर्डर टच होता है, सिर्फ 2 ही हैं, एक लातविया है और एक रशिया है। तो दूसरी कंट्री से आप देख सकते हो जो बेलारूस है, वो जो है लिथुआनिया, जो लातविया जो है, ओके, तो उसके साथ यहाँ पर जो है वो बॉर्डर टच करती है। एस्टोनिया के साथ बॉर्डर टच वो नहीं करती है। और इस वाली साइड जो है यहाँ पर आता है, यह है बाल्टिक सी। ध्यान रखिएगा, ये बाल्टिक सी है और बाल्टिक सी से जो है सी एरिया टच करता है एस्टोनिया का। तो ये कुछ नेशंस हैं तो जो कि किसी टाइम पर यूएसएसआर का हिस्सा थे। एस्टोनिया भी, लातविया भी, लिथुआनिया भी, बेलारूस भी, यूक्रेन भी। ओके, और पोलैंड का भी यहाँ पर कुछ हिस्सा था जो किसी समय यूएसएसआर का हिस्सा। तो ये विघटन जब हुआ था यूएसएसआर का 1989 में, जब टूट गया था, तो उस समय ये अलग अलग मुल्क निकले थे, रशिया से टूटकर, यूएसएसआर से टूटकर। ओके, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखिएगा। इसके यहाँ पर जो लैंड बाउंड्रीज है ना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इधर आप देख सकते हो फ्रांस है, ओके, इधर नीदरलैंड आ जाएगा, ये जर्मनी है, ये स्पेन है, ये पुर्तगाल है, ये इटली है इस वाली साइड, तो ये पोलैंड है। तो ये छोटे छोटे एरिया से थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा इधर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो यहाँ पर बात करें हैं, डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। तो कहाँ पर ये नेशनल पार्क? तो ये इसका ऑप्शन सही क्या है? तो ऑप्शन ए में पूछ रहे हैं त्रिपुरा, ऑप्शन बी है मणिपुर, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है मेघालय। तो कौन सा है राइट आंसर इसका? तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। याद रखिएगा, असम। और इसी में से ना और भी काफ़ी क्वेश्चंस निकलते हैं। तो जो दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है वो ये है कि यही वाली नेशनल पार्क जो है ये किस नदी के किनारे स्थित है। ओके, किस नदी के किनारे जो है ये नेशनल पार्क पड़ती है। तो वो नदी कौन सी है? वो नदी है जो असम की इकलौती सबसे बड़ी नदी है, जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्र। ओके, तो उसी के यहाँ पर जो साउदर्न बैंक है ना, उसका जो साउथ वाला जो किनारा है, तो वहीं उसके नज़दीक जो है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क जो है वो लोकेटेड है। और यहाँ में से एक और क्वेश्चन निकल के बन सकता है। तो जो क्वेश्चन यहाँ से और तीसरा निकल कर आ सकता है वो क्वेश्चन ये है कि एक वेटलैंड है, ओके, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वेटलैंड, जिसका नाम है मागुरी मोटापोंग। ओके, नाम दोबारा सुन लीजिएगा, मागुरी मोटापोंग। तो यहाँ पर
ये जो वेटलैंड है ना वो भी इसी नेशनल पार्क के अंतर्गत ही आता है। तो ये 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो भी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। रिसेंटली द हाईएस्ट मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन इंडिया हैज बीन इनॉग्रेटेड whose height is 3500 मीटर, इट इज लोकेटेड एट। तो ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी लद्दाख एंड ऑप्शन डी जम्मू एंड कश्मीर। तो क्या लगता है कौन सा सही आंसर होगा? थोड़ा सा गैस करें। अगर हाइट ही 3500 मीटर है तो इतनी हाइट तो आपको पहाड़ों पे मिलेगी ना, तो कौन से पहाड़ों पर आपको इतनी ज़्यादा हाइट मिलेगी? तो इस तरीके से थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश किया करें। ओके, तो थोड़ा सा गैस खुद से लगाएं कि क्या आंसर हो सकता है। तो क्या आंसर हो सकता है इसका? बेशक आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके ना खुद से आंसर गैस कर लिया करो, फिर बाद में ओपन करके दोबारा से मेरा आंसर सुन लिया करो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी लद्दाख। ओके, तो यहाँ पर क्यों इसको इस जगह पर ऐसा जो है मेट्रोलॉजिकल यूनिट लगाया गया है भारत सरकार की ओर से? तो इसका मेन मकसद ये है कि जो दूर के इलाके हैं जहाँ पर मतलब कि वेदर फॉरकास्ट करना काफ़ी टफ है, तो उसी के चलते यहाँ पर इतनी हाइट के ऊपर जो है ये नया सेंटर जो है लगाया गया है। जैसे पेंगोंग का लेक है, पेंगोंग लेक जो है जहाँ पर अभी डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया चाइना का, तो इन जैसे एरियाज में भी हम अच्छे से वेदर फोरकास्ट कर सकें और हमें आने वाली स्थिति पता चल जाएगी कैसा वेदर वहाँ पर रहने वाला। उसी तरीके से हम अपने जो ट्रूप्स हैं ना उनको वहाँ पर इंस्टॉल करें या फिर उनको तो उस जगह से हटा दें। मतलब कहने का मतलब कि उनको थोड़ा सा ईज वहाँ पर पहुँचा सके। इसी तरीके से जो बाकी के एरियाज़ हैं जैसे द्रास वाला एरिया, जैसे कारगिल वाला एरिया जो कि पाकिस्तान वाली साइड टच करता है बॉर्डर, तो वहाँ पर भी हम वेदर के बारे में सही जानकारी जो है ना वो जुटा सकें। इसलिए यहाँ पर इतनी हाइट पर जो है लद्दाख में इसको इंस्टॉल किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट डिजिटल ओशियन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेटमेंट में बात कर रहा है इट इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर ओशियन डाटा मैनेजमेंट। सेकंड स्टेटमेंट है डेवलप्ड बाय इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। थर्ड इज इट फैसिलिटेट्स डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस टू असेस द एवोल्यूशन ऑफ ओशियनोग्राफिक फीचर्स एंड डाटा फ्यूजन। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ पता लगानी है कि ऊपर जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं इनमें से सही कौन सी है। ओके, तो इस लाइन को भी बड़ा ध्यान से पढ़ा कीजिए, जो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर कई बार नॉट भी लिखा होता है तो वो कई बार आपका ध्यान नहीं जाता, तो आप इसी संदर्भ में देखते हो कि इसमें करेक्ट कौन सा है वो ढूंढना है। कई बार यहाँ पर नॉट करेक्ट भी लिखा होता है, थोड़ा इसमें ध्यान रखना है। तो देखिए कौन सा आपको लग रहा है कि सही आंसर है, तीनों स्टेटमेंट सही है या फिर कोई गलत है या कोई सही है? आंसर गैस कीजिए इसका। तो चलिए मैं इसका आंसर बताता हूं। जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है। ये पहली तरह का ही एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि ओशियन के बारे में डाटा जो है ना उसको मैनेज करेगा कि हमारा जो इंडियन ओशियन है वहाँ पर क्या क्या स्थिति है, क्या चल रहा है अंदर। ओके, किस तरीके से यहाँ पर जो जीव है वो काम करे, किस तरीके से वहाँ पर वेदर फोरकास्टिंग हो रही है, किस तरीके से वहाँ पर जो है जलवायु में जो है चेंज देखने को मिल रहा है। तो इन सब चीज़ों के ऊपर जो है ना फोकस किया जाएगा। दूसरी स्टेटमेंट में बात कर रहे हैं कि इसको डेवलप किया गया है INCOIS द्वारा। तो बिल्कुल सही, इसी के द्वारा यहाँ पर किया गया, लेकिन ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत नहीं आता है, ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंतर्गत। ओके, जो भी यहाँ पर ओशन के रिलेटेड यहाँ पर काम होगा, जलवायु के रिलेटेड काम होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के अंदर आता है, ये याद रखिएगा। और वेदर फोरकास्टिंग भी इसी के अंदर आता है। ओके, थोड़ा ध्यान रखिए इसके बारे में। तो ये दूसरी स्टेटमेंट गलत हो गई। और तीसरी वाली स्टेटमेंट जो है ना वो भी बिल्कुल सही है। इसका काम यही है डाटा विजुअलाइजेशन का, डाटे को हम एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से चेंजेस आई हैं उसको, फिर उसके रिगार्डिंग हम आगे फ्यूचर में पॉलिसी बनाएंगे, किस तरीके से अपने ओशियन को हम जो है ना उसको टैकल करके चलना है। तो सही आंसर क्या हुआ? दूसरी वाली स्टेटमेंट गलत होगी, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, ऑप्शन सी जो है ना वो सही आंसर है। तो चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 6। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्याट रॉक बी हनी। तो इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहली स्टेटमेंट है इट इज़ ए यूनिक वेरिएंट ऑफ हनी। दूसरी है इट इज सोर्स फ्रॉम मलाइली ट्राइब्स ऑफ केरला। और तीसरा है गौंड इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप इन इंडिया। तो यहाँ पर स्टेटमेंट अच्छे से पढ़िए। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट। ओके, कौन सी सही नहीं है ये आपको ढूंढना है, ये नहीं ढूंढना कि कौन सी करेक्ट है। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है इसका, तो गैस कीजिए थोड़ा। अगर आप इसको पढ़ोगे मलाइली, ओके, तो मलाइली से आपको ऐसा लगेगा जैसे मलयालम लैंग्वेज है, तो हो सकता है कि केरला में ही ये ट्राइब होगा मलाइली। ओके, तो इसी से आप लगेगा कि ये बिल्कुल सही है सेकंड ऑप्शन। क्या लग रहा है आपको? तो ये सेकंड ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ये जो मलाइली ट्राइब है ना ये केरला से बिलोंग नहीं करते हैं। ये जो ट्राइबल ग्रुप है ये तमिलनाडु से बिलोंग करता है। ईस्टर्न घाट जो है ना, ईस्टर्न घाट वाला जो एरिया है वहाँ उस रीजन में ये रहते हैं, इनकी काफ़ी तादाद वहाँ पर पाई जाती है।
तो ये सेकंड वाली लाइन जो गलत है, जो गोंड है वो सबसे बड़ा ट्राइबल ग्रुप है भारत में, ये बिल्कुल सही है। और जो पहली ऑप्शन है कि ये भी एक तरह का वेरिएंट है शहद का ही, ये भी सही है। ओके, तो कौन कौन से आंसर सही है? पहली और तीसरी स्टेटमेंट सही है, तो क्या आंसर सही रहेगा इसका? तो जो अगर दोनों पहली और तीसरी सही है तो आपको ढूंढना है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। तो नॉट करेक्ट कौन सा है? सेकंड वाली ऑप्शन, तो ऑप्शन बी जो है ना वो आपका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द इस्लामिस्ट ग्रुप हमास which formed in 1987 as a militant resistance group against Israel, it belongs to, so कौन सी जगह से ये बिलोंग करते हैं? ऑप्शन ए है वेस्ट बैंक, ऑप्शन बी है गाजा स्ट्रिप, ऑप्शन सी है इजराइल और ऑप्शन डी है जॉर्डन। तो कौन सा आंसर सही है, क्या लगता है आपको? तो जो सही आंसर है वो है गाजा स्ट्रिप। ओके, तो गाजा पट्टी भी इसको बोलते हैं। तो इसके साथ डिस्प्यूट रहा है पिछले काफ़ी लंबे समय से इजराइल के साथ। ओके, और वेस्ट बैंक के साथ भी डिस्प्यूट है। वेस्ट बैंक के साथ ही जो है ना जेरूसलम जो कैपिटल कहता है, जो इजराइल कहता है कि मेरी कैपिटल जेरूसलम है, तो उसका जो बॉर्डर टच होता है वो वेस्ट बैंक के साथ ही होता है। काफ़ी टेरिटरी जो है वेस्ट बैंक जो है वो क्लेम करता है और ज़्यादा टेरिटरी जो है वो यहाँ पर इजराइल क्लेम करता है जेरूसलम की। तो थोड़ा सा मैथ में भी आप देख सकते हो इसके बारे में। तो ये देखिए, ये मेडिटेरेनियन सी है, तो ये है इजराइल। ओके, जो ये लाइट वाला जो कलर है ये इजराइल है, ये डार्क वाला जो है इस साइड वेस्ट बैंक है, और ये है गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप जो है वो मेडिटेरियन सी से अपना बॉर्डर टच करती है और इधर साइड इजराइल से अपना बॉर्डर टच करती है, और साउदर्न वाली साइड में इजिप्ट के साथ अपना बॉर्डर टच करती है। ओके, तो यहाँ पर जॉर्डन इस साइड आ जाता है। तो ये जो बीच में है ना ये डेड सी है, ये डेड सी है, ध्यान रखिएगा, इसको डेड सी बोलते हैं। तो इस साइड जो है वेस्ट बैंक है। ओके, तो ये है गाजा स्ट्रिप जहाँ से जो है हमास वाला ग्रुप जो है वो बिलोंग करता है। तो इनकी लड़ाई काफ़ी समय से चल रही है इजराइल के साथ, तो अभी भी यहाँ पर ऐसा ही चल रहा है। ओके, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर बात कर रहे हैं पेदालन दारिकी। ओके, तो इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन दोबारा से आप देख लें। तो क्या नाम है? पेडालान दारिकी इलू। ओके, तो ये एक तरह की स्कीम है। तो क्वेश्चन यही है, ए स्कीम विच इज एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसिंग फॉर एन एस्टिमेटेड 30 लाख पीपल। सो विच इंडियन स्टेट लॉन्च दिस स्कीम? तो कौन से राज्य ने ये स्कीम लॉन्च की है? तो नाम से थोड़ा अंदाजा लगाने की कोशिश करें। तो देखिए, आप अंदाजा लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप पेपर में उसकी ऑप्शंस पढ़ेंगे ना फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि है तो साउथ इंडियन नाम ही, लेकिन साउथ इंडिया में भी कौन से राज्य का नाम होगा? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ना स्पेसिफिक होना पड़ेगा। ओके, तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है तेलंगाना, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी है केरला। तो कौन सा आंसर सही है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश। तो कौन है सीएम आंध्र प्रदेश के? तो उसका नाम है YSR जगनमोहन रेड्डी। ओके, तो उनकी यहाँ पर अलग से पार्टी है, YSR कांग्रेस उसका नाम है। तो कांग्रेस से ही स्प्लिट होकर उनकी पार्टी अलग से बनी थी। तो अभी वो पहली बार मुख्यमंत्री बने हैं आंध्र प्रदेश के। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? तो तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं वो CR चंद्रशेखर राव है। ओके, तो 2014 में तेलंगाना बना था, तब भी वही मुख्यमंत्री थे, और अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे तो तब भी वही मुख्यमंत्री चुन के बने हैं तेलंगाना के, जिनका नाम है चंद्रशेखर राव। ओके, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ओके, तो वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो वो जो उनकी पार्टी है वो है AIADMK। ओके, तो जो उनका नाम है वो है पलानीस्वामी। ओके, के पलानीस्वामी उनका नाम है। और केरला के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो वो CPIM से यहाँ पर बिलोंग करते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट, उस पार्टी के लीडर हैं। तो वो CM है केरला के। तो क्या नाम है उनका? तो उनका नाम है पिनाराई विजयन। क्या नाम है? पिनाराई विजयन। और आगे है क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मोम्पा हैंडमेड पेपर। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। पहली स्टेटमेंट है, द आर्ट ऑफ मेकिंग हैंडमेड पेपर ओरिजिनेटेड अमंग द मोम्पास ओवर 2000 years ago. Second statement is Mompas are the tribal group of Sikkim. Third statement is the Mompa handmade paper is made from the bark of a local tree called Shugusheng, which has medicinal values too. Okay, तो ये 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं और आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई क्या करना है कि तीनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो चारों ऑप्शंस आपके पास हैं, थोड़ा सा देखिए क्या लगता है आपको। तो देखिए, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जहां पर बात करें कि ये जो प्रथा चली आ रही है हैंडमेड पेपर की, ये 2000 साल पहले यहाँ पर शुरू हुई है। मोम्पास जो है ट्राइबल कम्युनिटी है। तो यहाँ पर ये कौन से राज्य की ट्राइबल कम्युनिटी है? ये अरुणाचल की ट्राइबल कम्युनिटी है, ध्यान रखिएगा। जो अरुणाचल का जो तवांग वाला एरिया है ना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है, तो उसी जगह में ये मोम्पा वाली जो ट्राइबल कम्युनिटी है ये बिलोंग करती है। ओके, तो ये क्वेश्चन न्यूज़ में क्यों है? ये क्वेश्चन न्यूज़ में इसलिए है कि जो हमारा खादी विलेज एंड इंडस्ट्रियल कमीशन है ना, तो उसके द्वारा यहाँ तवांग में ही एक इंडस्ट्रियल यूनिट जो है ना वो सेटअप किया गया है, इसी यहाँ पर जो हैंडमेड पेपर है इसी के रिगार्डिंग।
ताकि कि वहाँ का जो यूथ है ना वो भी इस प्रथा को जारी रखे, यहाँ पर छोड़े ना इस प्रथा को। ओके, तो इसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ना वो गलत है। ये 2000 साल पहले नहीं शुरू हुई है, 1000 साल पहले शुरू हुई है। ओके, और जो दूसरी वाली स्टेटमेंट है कि मोम्पा जो है वो ट्राइबल ग्रुप है सिक्किम के, तो मैंने अभी बताया वो सिक्किम से बिलोंग नहीं करते, वो अरुणाचल से बिलोंग करते हैं, इसका मतलब दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है। और जो तीसरी स्टेटमेंट है ये जो तना होता है, जो ऊपर वाला कवर होता है लकड़ का, जो यहाँ पर पेड़ है, जो शुगु शेंग जिसका नाम है, तो उसी से क्या ये हैंडमेड पेपर तैयार होते हैं, बिल्कुल सही है, ये सही आंसर है। और यहाँ पर इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी हैं, तो ऑप्शन जो बी है 3 ओनली, बिल्कुल वही आंसर सही है, बाकी दोनों गलत है, जो दोनों ऊपरली स्टेटमेंट्स वो गलत हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 10, सही फसल कैंपेन, ए कैंपेन टू नज फार्मर्स इन वाटर स्ट्रेस्ड एरियाज टू ग्रो क्रॉप्स विच आर नॉट वाटर इंटेंसिव, इट वॉज लॉन्च्ड बाय। ऑप्शन ए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ऑप्शन बी नेशनल वाटर मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, ऑप्शन डी नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर। तो कौन सा आंसर सही है, क्या लग रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, नेशनल वाटर मिशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो उन्हीं के द्वारा ये सही फसल कैंपेन चलाई जा रही है, जिससे कि ये फार्मर को अवेयर करवाना चाह रहे हैं कि जो भी आपके एरियाज की जो एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसी के अकॉर्डिंग आप जो है ना अपनी फसल का चयन करें और उसी फसल को लगाएं, और जो फसलें ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं उन फसलों से परहेज करें। ओके, जैसे यहाँ पर जो पैडी की फसल है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी लगता है, जो शुगर केन की फसल है उसको बहुत ज़्यादा पानी लगता है। तो यहाँ पर भारत सरकार यही चाह रही है कि जिन जिन एरियाज में जो नेचुरल फसल नहीं है, जिनकी पैडी, जिनकी नेचुरल फसल नहीं है शुगर केन, वो ना लगाएं। ओके, जिनकी फसल नेचुरल है, जैसे जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है तो वहाँ पर रेनफॉल काफ़ी होता है, तो वहाँ की फसल है पैडी। ओके, तो वहाँ पर वो लगती है, तो वो उनकी फसल है, नेचुरल फसल है। लेकिन जिन एरियाज में गेहूं नेचुरल फसल है ना, तो वहाँ पर उनको पैडी से परहेज करना चाहिए, और इसके अलावा जो भी वाटर इंटेंसिव यहाँ पर क्रॉप होगी उससे परहेज करना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग जो है यहाँ पर सही फसल कैंपेन चलाई जा रही है नेशनल वाटर मिशन के तहत अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं पोर्टुलाका लालजी। ओके, तो ये क्या है? इज ए न्यू स्पीसीज ऑफ वाइल्ड सन रोज डिस्कवर्ड रिसेंटली फ्रॉम द ईस्टर्न घाट्स इन इंडिया। सो फ्रॉम विच इंडियन स्टेट इट हैज बीन डिस्कवर्ड। सो कौन से राज्य से ये जो फूल है इसको डिस्कवर किया गया? इसको यहाँ पर वाइल्ड सन रोज कहा जा रहा है। ओके, जंगली रोज जो होता है उसको ये नाम इसको दिया जा रहा है। तो ये ईस्टर्न घाट से पाया गया है। ओके, तो ये 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? क्या आपको लग रहा है कि मध्य प्रदेश सही आंसर होगा? क्या मध्य प्रदेश जो है वो ईस्टर्न घाट वाले एरिया में पड़ता है? नहीं, ईस्टर्न घाट वाले एरिया में मध्य प्रदेश नहीं आता है। ओके, तो ईस्टर्न घाट वाले स्टेट्स जो हैं वो आंध्र प्रदेश है, उसके बाद तमिलनाडु है, तेलंगाना के एरिया है, और जो हमारा आंध्र प्रदेश का जितना भी कोस्टल एरिया लगता है। ओके, तो यहाँ पर ये वाला एरिया सारा जो है यहाँ पर ईस्टर्न घाट का एरिया माना जाता है। तो यहाँ पर कर्नाटक का भी थोड़ा सा एरिया आता है। ओके, तो अभी कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि सही है? तो जिसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ओके, तो यहाँ से ये जो है इस फूल को डिस्कवर किया गया है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 12। इन इंडिया विच स्टेट्स कैबिनेट हैज अप्रूव्ड ए ड्राफ्ट बिल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इन दैट स्टेट। तो कौन सा राज्य है जिसने अभी अपने यहाँ पर जो उनकी कैबिनेट है, जो राज्य की कैबिनेट, उन्होंने यहाँ पर अप्रूवल दे दी है एक बिल ड्राफ्ट करने के लिए कि एक जो है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित की जाएगी उस राज्य में आने वाले समय में। तो उसका यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। तो यहाँ पर कौन सा राज्य है जो यहाँ पर इंटरनेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो है वो स्थापित करेगा अपने राज्य में? ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटका। तो कौन सा आंसर सही लग रहा है आपको? तो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, महाराष्ट्र। तो ये कहाँ पर लगाई जाएगी? ये लगाई जाएगी पुणे में। और आगे है क्वेश्चन नंबर 13। गुड गवर्नेंस डे विच इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ इंडियाज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी, दिस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। ऑप्शन ए दिसंबर 24, ऑप्शन बी दिसंबर 25, ऑप्शन सी दिसंबर 26, ऑप्शन डी दिसंबर 28। तो कौन सा आंसर सही है इसका? किस दिन को हम जो है गुड गवर्नेंस डे के तौर पर मनाते हैं? तो उसी दिन यहाँ पर जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी यहाँ पर जन्म तिथि भी होती है। तो कौन सी डेट सही है? तो ऑप्शन बी जो है दिसंबर 25 वो सही आंसर है। तो उसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो कि उस दिन क्रिसमस डे होता है। जिस दिन क्रिसमस डे होता है उसी दिन जो है गुड गवर्नेंस डे भी होता है। इनके रिगार्डिंग जो है क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और आगे है क्वेश्चन नंबर 14। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट विश्व भारती। तो विश्व भारती क्या चीज़ है?
पहली स्टेटमेंट है विश्व भारती इज ए पब्लिक रिसर्च सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लोकेटेड इन शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल, इंडिया। और सेकंड ऑप्शन है, सेकंड स्टेटमेंट है इट वाज फाउंडेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर हु कॉल्ड इट विश्व भारती विच मीन्स टू कम्युनियन ऑफ द वर्ल्ड विद इंडिया। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? पहली सही है, दूसरी सही है, दोनों सही है, जब फिर दोनों गलत हैं तो क्या लग रहा है आपको? क्या ये कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोई रिसर्च यूनिवर्सिटी है विश्व भारती? कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन का नाम सुना आपने? जी बिल्कुल हाँ, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर जो है पब्लिक रिसर्च का काम होता है और ये शांति निकेतन वेस्ट बंगाल में ही स्थित है और इनको फाउंड भी रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा ही किया गया है। ओके, तो ऑप्शन सी जो है बोथ 1 and 2 तो दोनों सही हैं। सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, द किलाउ वोल्केनो। ओके, द किलाउ वोल्केनो विच हैज बीन erupted रिसेंटली सिचुएटेड एट। तो अभी रिसेंटली ही जो है ना ये फटा है ये वोल्केनो, तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए हवाई आइलैंड, ऑप्शन बी जावा आइलैंड, ऑप्शन सी सुमात्रा आइलैंड, ऑप्शन डी तस्मानिया। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हवाई आइलैंड। ओके, तो यहाँ पर ये जो किलाउ वोल्केनो ये वहाँ पर स्थित है। तो हवाई आइलैंड में भी जो यहाँ पर हवाई का सबसे बड़ा जो आइलैंड है ना, तो वहाँ पर ये स्थित है। इसके अलावा जो जावा और सुमात्रा है ये इंडोनेशिया के पार्ट है। ओके, इंडोनेशिया के आइलैंड है ये। और जो तस्मानिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट है, ऑस्ट्रेलिया का आइलैंड है। ओके, और आगे है क्वेश्चन नंबर 16, यहाँ पर बात कर रहे हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल विच इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय डीआरडीओ इन कोलैबोरेशन विद। तो देखिए इसको अभी डेवलप्ड करने की बात करें, यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मैन्युफैक्चर किया गया। ओके, तो जहाँ पर भी डेवलप्ड वर्ड यूज होता है कहने का मतलब वहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज हुई हैं किसी के साथ मिलकर जॉइंटली, और उन्होंने यहाँ पर रिसर्च करके नए तौर पर जो है ऐसी मिसाइल जो है वो बनाई है। ओके, तो जब बनकर तैयार हो जाती है ना, तब बाद में किसी हम यूनिट को, किसी फैक्ट्री को, किसी कंपनी को कहते हैं कि आप जो है इसकी प्रोडक्शन तैयार कर दें, ये चीज़ ऐसे बन गई है, ये पार्ट्स लगेंगे और अभी आपने इसकी प्रोडक्शन करनी है हाई स्केल के ऊपर। ठीक है, वो बात अलग है कि मैन्युफैक्चर कौन करता है। अभी पूछा गया डेवलप्ड किसने की है। सो डीआरडीओ ने किसी के साथ कोलैबोरेशन किया है। तो कौन किसके साथ कोलैबोरेशन किया है? क्या वो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड है, क्या वो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री है, क्या वो डसॉल्ट फ्रांस है, या फिर वो इसरो है। ओके, डसॉल्ट वही है जहां से जो राफेल जो विमान है ना फ्रांस के, तो वो डसॉल्ट कंपनी ही बनाती है। ओके, तो अभी जो ऑप्शन सही है, तो किसके साथ डीआरडीओ ने यहाँ पर कोलैबोरेशन की है? तो वो है ऑप्शन बी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। ओके, ध्यान रखिएगा। और अभी इनकी मैन्युफैक्चरिंग का जिम्मा किसके पास है? मैन्युफैक्चर कौन करता है इस मिसाइल को? तो मैन्युफैक्चर इसको करता है वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। दोबारा नाम सुन लीजिए, भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो ये डीपीएसयू है। ओके, डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। तो यहां पर इसका काम है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी। और आगे है क्वेश्चन नंबर 17, रिसेंटली कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द मर्जर ऑफ 4 ऑफ इट्स फर्म मीडिया यूनिट्स विद द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ देम। तो एक क्वेश्चन समझिएगा कि एक नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है जिसके अंतर्गत जो है ना 4 और अदारे हैं जिनको मर्ज करके एक ही बॉडी के अंदर डाल दिया गया है, ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और बेटर तरीके से किया जा सके। तो इसी के तहत यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नीचे आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ पर इनमें से वो कौन सी बॉडी है जो नहीं है जिसको यहाँ पर मर्ज किया गया है नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए है फिल्म डिवीजन, ऑप्शन बी है डायरेक्टोरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल, ऑप्शन सी है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और ऑप्शन डी है चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी इंडिया। तो आप देखोगे ये चारों की चारों जो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है किसी ना किसी तरीके से फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हों। ओके, तो इसलिए यहाँ पर इनको मर्ज किया गया। तो इनमें से एक ऐसी स्टेटमेंट है जो गलत है, जो कि इस नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में मर्ज नहीं की गई। आप खुद से सोचें कि कौन से आपको लगता है कि जो यहाँ पर पार्ट नहीं होगा एनएफडीसी का। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ओके, तो यहाँ पर ये इसका पार्ट नहीं है, इसकी जगह एक और यहाँ पर इंस्टीट्यूशन है जिसको एनएफडीसी में मर्ज किया गया है और उसका नाम है नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया, नेशनल फिल्म आर्चीव्स ऑफ इंडिया। और आगे है क्वेश्चन नंबर 18, द फ्रूट्स। ओके, फ्रूट्स मतलब द फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम पोर्टल, ए प्रोजेक्ट ऑफ ई गवर्नेंस लॉन्च्ड बाय। सो कौन सी सरकार ने ये पोर्टल को लॉन्च किया जिसका नाम है फ्रूट्स। ओके, तो इसकी फुल फॉर्म आपने पढ़ ली। तो ऑप्शन ए है कर्नाटका, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो कौन सा राज्य है जिसने ये वाला ई पोर्टल जो है ना ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए कर्नाटका। और आगे है क्वेश्चन नंबर 19, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज कॉन्फर्ड वन ऑफ द कंट्रीज हाईएस्ट मिलिट्री डेकोरेशन द लीजियन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर। तो ये एक तरह का अवार्ड है, अमेरिका का हाईएस्ट जो है ना मिलिट्री अवार्ड है ये। ओके, तो
तो यहाँ पर ये दिया गया है किसी को रिसेंटली, इसका नाम है द लीजन ऑफ मेरिट डिग्री चीफ कमांडर। तो किसको दिया गया है ये? तो ये जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट थे अपने समय पर, तो उस समय उन्होंने यहाँ पर ये अवार्ड दिया था। तो किसको दिया गया? ऑप्शन ए है इमरान खान, ऑप्शन बी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी है एमानुएल मैक्रोन और ऑप्शन डी है एंजेला मेर्केल। तो किसको दिया गया ये अवार्ड? तो ये अवार्ड दिया गया है ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी को। ओके, और इसके अलावा और भी दो बातें याद रखिए, इसके अलावा और भी दो लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। एक है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिनका नाम है शिंजो आबे, और एक है ऑस्ट्रेलिया के मौजूदा जो पीएम है जिनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। ओके, क्या नाम है उनका? स्कॉट मॉरिसन। तो इन दोनों को भी ये जो लेजेंड ऑफ मेरिट वाला जो अवार्ड है, ये उनको इन दोनों को भी प्रदान किया गया है नरेंद्र मोदी जी के साथ साथ। तो अभी है लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द स्टेटस ऑफ लियोपोर्ड इन इंडिया। एंड फर्स्ट इज देयर इज 40% राइज इन लियोपोर्ड पॉपुलेशन अक्रॉस द कंट्री। सेकंड स्टेटमेंट इज इंडिया नाउ हैज 12,852 leopards. Option 3 is the state of Madhya Pradesh, Karnataka and Maharashtra recorded the highest leopard estimates at 3,421, 1,783 and 1,690 respectively. Option 4, statement 4, the scientific name of leopard is Panthera pardus and it is listed in Schedule 2 of the Indian Wildlife Protection Act 1972. So which of the above statement is are correct? Okay, तो आपको आइडेंटिफाई करना कि कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं और कौन सी गलत हैं। तो ये ऑप्शन आपके पास 4 गिवन है, तो उसमें से आपने एक सही टिक करनी है। तो क्या सही लगता है आपको? तो देखिए, अगर बात करें स्टेटमेंट 1 की, तो ये स्टेटमेंट में बात की गई कि 40% राइज हुआ, ये गलत है। 40% राइज नहीं हुआ लियोपार्ड की पॉपुलेशन में पूरे भारत में, यहाँ पर 60% राइज हुआ है। ओके, काफ़ी यहाँ पर राइज देखने को मिला है। और यहाँ पर जो दूसरी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, तीसरी स्टेटमेंट जो है वो भी बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश टॉप पर है इनकी पॉपुलेशन के हिसाब से, कर्नाटक दूसरे नंबर पर है और महाराष्ट्र जो है तीसरे नंबर पर है। लेकिन जो फोर्थ स्टेटमेंट है ना, तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि द साइंटिफिक नेम ऑफ लियोपोर्ड इज पांथेरा पार्दुस, तो ये बिल्कुल सही है, यही है। लेकिन यहाँ पर जो दूसरी बात की गई ना कि ये शेड्यूल 2 में लिस्टेड है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अधीन, तो ये गलत है। ये शेड्यूल 2 नहीं है, ये शेड्यूल 1 है। ओके, तो यहाँ पर इस हिसाब से ये 4th नंबर की स्टेटमेंट भी गलत हो गई। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन 2 सही है और ऑप्शन 3 सही है। तो इसके हिसाब से जो आपका ऑप्शन नंबर सही है 2 और 3, ये सही आंसर है। बाकी जो स्टेटमेंट्स है वो गलत है। ओके, तो कैसा लगा आपको ये लेक्चर, कैसी लगी आपको ये सीरीज, MCQ सीरीज? तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। ओके, आपके जो एक्सपीरियंस है वो ज़रूर शेयर करें, और साथ ही साथ इस लेक्चर को भी ना आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ क्वालिटी इसमें सीखने को मिला है तो इसको आप ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो कि हर एक बच्चे तक जो ना ये वीडियो पहुंचती हो, वो भी देखे और एंजॉय करे और अच्छे से लर्निंग करे और आगे बढ़े। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर सुनने के लिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। धन्यवाद, शुक्रिया।